गुड मॉर्निंग। कक्षा 12 सीबीएसई बोर्ड हिंदी की कक्षा में आप सबका एक बार पुनः स्वागत है। हम लोगों ने जो पिछली कविता अपनी पढ़ी थी कुंवर नारायण जी की, पहली कविता थी कविता के बहाने। भाग 1 में मैंने पढ़ाई थी आप लोगों को, भाग 2 में दूसरी कविता थी बात सीधी थी पर। अब इन दोनों कविताओं से जुड़े हुए छोटे छोटे 6-7 प्रश्न हैं जिनको हम लोग हल करेंगे। आप लोगों से अनुरोध है कि ये सारे प्रश्नोत्तर आप अपनी उत्तर पुस्तिका में यानी अपनी कापियों में लिखते चलिएगा। ध्यान दीजिए, सबसे पहला प्रश्न करते हुए कुंवर नारायण जी पूछते हैं कि इस कविता के बहाने बताएं कि सब घर एक कर देने के माने क्या हैं। हम चलते हैं अपनी पहली कविता जो थी हम लोग कविता के बहाने पर। सब घर एक कर देने का माने, पहला अंक मैं एक बार फिर से दोहरा रहा हूँ, सभी ध्यान से पढ़िए। देखिए, कहते हैं कविता एक खेल है बच्चों के बहाने, घर भीतर बाहर यह घर वह घर, सब घर एक कर देने के माने बच्चा ही जाने। कविता एक खेल है बच्चे के बहाने। जिस प्रकार से एक बच्चा खेल में इतना मस्त रहता है कि उसे बाहरी चीज़ों से कोई मतलब नहीं होता, उसी तरह से एक कवि अपनी कविता में इतना मस्त रहता है कि उसे भी बाहरी चीज़ों से कोई मतलब नहीं रहता। उसे अपनी कविता के अलावा कुछ नहीं सूझता, जैसे एक बच्चे को खेल के अलावा कुछ नहीं सूझता है। तो कहते हैं वो बच्चा खेलते हुए अपने सभी साथियों को इकट्ठा करता है, घर के भीतर घर के बाहर, एक घर से दूसरे घर तक सब घर एक कर देता है। जैसे यहाँ कहा गया सब घर एक कर देने का माने, खेल खेल में ही सारे घरों को एक में मिला देता है, सभी घरों से अपने साथियों को इकट्ठा कर लेता है। और यह कार्य केवल एक बालक खेलने वाला बच्चा ही कर सकता है। उसी तरह एक कवि जो होता है वो प्रकृति की दुनिया की सारी चीज़ों को समावेश करके अपनी कविता में ही रख लेता है। यह कला केवल कवि ही जान सकता है। तो प्रश्न है आपका कि सब घर एक कर देने के माने क्या है। तो आप लिखेंगे सब घर एक कर देने के माने का अभिप्राय यह है कि जिस प्रकार से एक बच्चा खेल खेलते हुए अपने सभी साथियों को इकट्ठा करने के लिए पूरे गांव या मोहल्ले के सभी घरों को एक कर देता है, उसी प्रकार से कवि भी अपनी कविता लिखते हुए समाज और प्रकृति से जुड़ी सभी चीज़ों को कविता में एक साथ समावेश कर देता है। यह आपका पहला प्रश्न था। दूसरे पर चलें, उड़ने और खिलने का कविता से क्या संबंध बनता है। उड़ना क्या है, खिलना क्या है। देखिए, ये दोनों चीज़ें अलग अलग थी, दोनों का संदर्भ। पहले में कवि ने कहा कि कविता एक उड़ान है और दूसरे में कहा कविता एक खिलना है फूलों के बहाने। जैसे देखिए, उड़ने का कविता से क्या संबंध है। जिस प्रकार से आप उत्तर लिखिए सीधे कि जिस प्रकार से एक पक्षी अपने पंखों के बल पर आकाश की ऊंचाइयों को में उड़ता है, उसी प्रकार से एक कवि अपनी कल्पनाओं के माध्यम से, अपनी कविता के माध्यम से आकाश में उड़ता है। वो कल्पनाओं के आकाश में उड़ता है अपनी कविताओं के माध्यम से। ठीक है, तो उत्तर देते हुए आप लोग लिखेंगे कि जिस प्रकार से एक पक्षी अपने पंखों के बल पर आकाश में उड़ता है, उसी प्रकार से एक कवि अपनी कविता में कल्पनाओं के आकाश में उड़ता है। इस प्रकार से जो आपकी कविता है और जो उड़ान है वो एक दूसरे से संबंधित हैं। चलिए देखिए, थोड़ा सा बीच में व्यवधान आया था इसलिए वीडियो को मैंने रोक दिया था। तो आप लोग ध्यान दें कि दूसरा प्रश्न हमारा था यह कि उड़ने और खिलने का कविता से क्या संबंध है। तो मैंने बताया कि जिस तरह से कवि मतलब पक्षी अपने पंखों के बल से हवा में उड़ता है, उसी तरह से कवि अपनी कल्पनाओं के बल से कविता रूपी आकाश में उड़ता है। फिर रहा बात खिलने का क्या संबंध है। जिस प्रकार से फूल खिलता है, फूल खिलता है, उसकी सुगंध बिखरती है, फैलती है, उसी तरह से एक कवि के मन में कविता उत्पन्न होती है। तो आप लिखेंगे यहाँ कि जिस प्रकार से फूल खिलते हैं उसी तरह से कवि के मन में कविता भी उत्पन्न होती है। तो यह संबंध था कविता में उड़ने और खिलने का। एक बार फिर से इस उत्तर को ध्यान से सुन लीजिएगा और लिख लीजिएगा कि जिस प्रकार से पक्षी
अपने पंखों के बल से आकाश में उड़ते हैं, उसी प्रकार से एक कवि अपनी कल्पनाओं के बल से कविता रूपी आकाश में उड़ता है। और जिस प्रकार से फूल खिलते हैं तो उनकी सुगंध बिखरती है, उसी तरह से जब एक कवि के मन में कविता उत्पन्न होती है तो उसकी सुगंध भी, कविता की सुगंध अर्थात उसकी प्रसिद्धि भी, उसकी लोकप्रियता भी चारों ओर बढ़ जाती है। ये लिख लीजिएगा। फिर तीसरा प्रश्न है, कविता और बच्चे के समांतर रखने का क्या कारण हो सकता है? तो पहले प्रश्न में ही इसका उत्तर है कि जिस तरह से एक बच्चा खेल खेलते हुए अपने क्षेत्र के, अपने साथियों के घरों तक पहुंचकर सभी घरों को एक कर देता है, उसी प्रकार से एक कवि अपने आसपास की सारी चीज़ों का समावेश एक ही कविता में कर देता है। इसीलिए कवि ने यहाँ, कुंवर नारायण जी ने एक कवि और बच्चे को समांतर रखा है। कविता के संदर्भ में बिना मुरझाए महकने का क्या अर्थ है? ध्यान दीजिएगा, फूल मुरझा जाते हैं, मैंने आपको बताया फूल जो होते हैं वह मुरझा जाते हैं, उनकी सुगंध समाप्त हो जाती है, लेकिन कविता कभी नहीं मुरझाती। बिना मुरझाए महकने का अर्थ आप लिखिएगा कि बिना मुरझाए महकने का तात्पर्य यह है कि एक फूल तो खिलने के बाद मुरझा जाते हैं, उनकी सुगंध समाप्त हो जाती है, लेकिन एक कविता लिखी जाने के बाद पुनः कभी समाप्त नहीं होती है, उसको जितनी बार पढ़ा जाए उतना ही आनंद प्रदान करती है। फिर आपका अगला प्रश्न आता है 5वां कि भाषा को सहूलियत से बरतने का क्या अभिप्राय है? ये आपकी दूसरी कविता जो आपने पढ़ी थी, बात सीधी है पर, इसमें भाषा को सहूलियत से बरतने का क्या अर्थ है? तो ध्यान दीजिए, बरतने का मतलब होता है व्यवहार में लाना, और सहूलियत माने होता है सही तरीका। तो केवल इतना ही आपको लिखना है कि भाषा को सहूलियत से बरतने का अभिप्राय यह है कि भाषा का प्रयोग बहुत सही और सटीक ढंग से किया जाना चाहिए। 6वां प्रश्न आपका, बात और भाषा परस्पर जुड़े होते हैं, किंतु कभी कभी भाषा के चक्कर में बात भी टेढ़ी हो जाती है, कैसे? तो सही बात तो यह है कि जो इस प्रश्न में कहा गया वो सत्य है। बात और भाषा परस्पर जुड़ी हुई होते हैं, बिना भाषा के हम अपनी बात को कभी भी प्रकट नहीं कर सकते। जैसा कि आपने व्याकरण वगैरह में पढ़ा है कि भाषा 3 प्रकार की होती है, लिखित, मौखिक अथवा सांकेतिक। तो भाषा की आवश्यकता है, बिना भाषा के हम अपनी बात को प्रकट नहीं कर सकते, दूसरे से नहीं कह सकते। तो ये जुड़े तो हैं, लेकिन कभी कभी होता क्या, भाषा के चक्कर में सरल बात भी टेढ़ी हो जाती है, सीधी बात भी टेढ़ी हो जाती है। इसका क्या अभिप्राय है? तो लिखिएगा कि कभी कभी भाषा को सुंदरता देने के लोभ में शब्द इतने कठिन हो जाते हैं कि हम उनको सही तरीके से लिख नहीं पाते और अपनी बात को हम ठीक ढंग से समझा नहीं पाते हैं। इसलिए भाषा के चक्कर में कभी कभी सही बात भी टेढ़ी हो जाती है, ऐसा कवि ने कहा है। फिर आपका अंतिम प्रश्न है 7वां, बात के लिए नीचे दी गई विशेषताओं का उचित मुहावरों से मिलान करें। देखिए, कुछ मुहावरे और उनके अर्थ दिए गए हैं जिन्हें मैं पढ़ करके आपको बताए देता हूँ, आप लोग इसको स्वयं से लिख लीजिएगा। पहला मुहावरा है, बात की चूड़ी मर जाना, तो इसका अर्थ होगा बात का प्रभावहीन हो जाना। दूसरा है, बात की पेंच खोलना, ठीक है, तो बात को सहज और स्पष्ट करना। बात की पेंच खोलने का मतलब है बात को सहज और स्पष्ट बना देना। बात का शरारती बच्चे की तरह से खेलना, इसका अर्थ यह है कि बात में कोई कसावट नहीं है, कोई दुरूहता, कोई सही तरीका से नहीं है बात को इस्तेमाल करने का। जैसे एक बच्चा शरारत करता है, ऐसे आप अपनी बात को कह रहे हैं तो कोई मतलब नहीं। फिर है, पेंच को कील की तरह से ठोंक देना, ठीक है, बात का पकड़ में ना आना। और बात का बन जाना मतलब कथ्य और भाषा का सही सामंजस्य बनना, ठीक है। इस तरह से आप इन मुहावरों के अर्थ को देख लीजिएगा। वैसे मुहावरे आपको लिखने नहीं है, केवल ये आपके समझने के लिए हैं। केवल 6 प्रश्न उत्तर ही आप लोग अपनी कॉपी में नोट करेंगे, इस चीज़ को मैंने बता दिया है। और इसके बाद हमारा जो अगला पाठ है वो है डॉक्टर रघुवीर सहाय जी का। रघुवीर सहाय जो हैं ये अपने उत्तर प्रदेश के लखनऊ के ही रहने वाले हैं। तो इनका हम लोग आज ही जीवन परिचय अपना प्राप्त कर लेते हैं। और इनकी जो छोटी सी एक कविता है, कैमरे में बंद अपाहिज,
इसको हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तो ध्यान दीजिए, छोटा सा इनका हम परिचय भी आपको दे देते हैं, जो बहुत आसान सा है, बस क्योंकि CBSE बोर्ड में जीवन परिचय पूछा नहीं जाता। देखिए, सन 1929 में लखनऊ उत्तर प्रदेश में इनका जन्म हुआ और इनको साहित्य अकादमी का पुरस्कार प्राप्त हुआ था। सन 1990 में दिल्ली में ही इनकी मृत्यु भी हुई थी। बाकी का आप लोग अपनी किताबों से देखते रहिएगा। इसमें क्या होता है, गर्मी इतनी ज़्यादा हो गई है कि समझ में नहीं आता क्या किया जाए। अज्ञेय द्वारा संपादित दूसरा तार सप्तक में इन्होंने अपनी आरंभिक रचनाएं शुरू की हैं। इनकी 2 किताबों के नाम हैं सीढ़ियों पर धूप में और आत्महत्या के विरुद्ध। इसको आप लोग लिख लेंगे। इसके बाद इनकी कविता जो है कैमरे में बंद अपाहिज। अपाहिज का मतलब सब कुछ हम कर सकते हैं, लेकिन कैमरे में जो फिल्मों की रिकॉर्डिंग होती है उसमें क्या है कि सब कैसे क्या किया जाता है रिकॉर्डिंग के समय में, हाथ पैर चलाकर जो हम काम कर सकते हैं उसको हम कैमरे के माध्यम से, कंप्यूटर के माध्यम से कैसे बदल देते हैं, इन सब चीज़ों पर चर्चा करेंगे हम लोग अगले वीडियो में। इसको पढ़ते रहें। धन्यवाद।